ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में मैथ के आ रहे हैं और बच्चे को करने में टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग या कैलकुलेशन है, उन सारे प्रश्नों को केवल कराऊंगा। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है वो सब तो आप इतना पढ़ाया हूं कि एग्जाम में धूल और धुआं के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो इसको देखिएगा। मैंने आपको एक दो तरीका बताया, कभी भी घात के दो संख्याओं के ऊपर जैसे आधार सेम हो, a पे पावर m दे दिया इंटू a पे पावर n दे दिया, तो गुणा में घात क्या होता है, a पे पावर m प्लस n, गुणा में घात जुड़ता है। एक तो ये फार्मूला था। एक है जैसे a पे पावर m है और a पे पावर n है, अगर अपान में है तो ये क्या होता है, a पे पावर m माइनस n। पक्की बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम में कैसे करना है उसको समझ लीजिएगा। बी वाला हिसाब करें तो ये देखो गुणा में है कि नहीं, दोनों ये और ये गुणा में, तो गुणा में मैंने बताया गुणा में घात क्या होगा, जुड़ेगा। तो 5 और 3 कितना आया, बी पे 8 आया। अब जरा नीचे देखो, बी पे 3 है कि नहीं है, और जब ये अपान में नीचे रहता है तो वो माइनस होगा, तो 8 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा, 5। तो बी पे 5 यहां है, बी पे 5 यहां, बी पे 5 यहां, यहां नहीं है, एक ऑप्शन कट गया। क्लियर, एक लाइन। अब दूसरा, x पे 2 घात है, x पे 2 घात है, x पे 4 घात होगा। नीचे x लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो x पे 4 घात वाला देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो अभी तीनों ऑप्शन जिंदा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, z पे यहां a पे 3 घात, a पे 3 घात, इसमें a नहीं है, अगर है कि नहीं देख लेना, क्वेश्चन में है, एक लड़का कह रहा है और कह रहा है नहीं है। इस साइड a है, अच्छा a पे पावर 4 है, मैं भूल गया लिखा नहीं। देखो अगर यहां 3 है और यहां 4 है तो गुणा में घात जुड़ेगी, तो a पे पावर 4 3 7 होगा। अब देखो नीचे a पे पावर 2 है तो ऊपर है a पे पावर 7, नीचे a पे पावर 2, दोनों घटेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, a पे 5 यहां भी है, a पे 5 यहां है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। पक्का। अब लास्ट वाला हिसाब, a पे पावर z पे पावर 4, z पे 5, गुणा में घात जुड़ेगा, 5 4 9, z पे पावर 9, और नीचे z पे पावर 2, 9 में से 2 जाएगा तो z पे पावर 7, z पे पावर 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा, बाकी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? डर लग रहा था लेकिन है बहुत आसान। केवल ये 2 फार्मूले ध्यान रखना, और ये आपको पता है मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की काया देख के मत डरना, हाथी को भी चींटी जमीन में गिरा सकता है, ठीक है। चल आगे देखना, अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, स्लोप बताना है, 3 है, बिंदु ए है 2, -3, बी है -2, 0, आगे क्या दे रहा है, सी है से 6, x। देखो ये कह रहा है संरेख है, क्या है, संरेख। आपसे पूछ रहा है अगर संरेख है, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो संरेख है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो प्रवणता का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये आप 2 बार लिखेंगे और दोनों को बराबर लिख कर देंगे, ठीक है ना, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब देखो इन दोनों को लेके हल करेंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे। देखो ये हुआ x1 y1 x2 y2। अब देखो सबसे पहले y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 है 0, माइनस y1 कितना है, माइनस में 3, y2 देखो y2 माइनस में y1 करेंगे तो -3 अपान x2 कितना है, -2। कक्षा 10 का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, प्रवणता पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो सीख लो, बचपन में तो सीखे नहीं, तो यहां मौका मिला सीख लो। तो x2 कौन सा है, देखो x2 -2 माइनस x1 कितना है, -2 बराबर। अब आपको क्या करना है, यहां अब इन दोनों को जब देखोगे तो ये x1 ये हो जाएगा y1, ये होगा x2 ये होगा y2। अब यही फार्मूला इन दोनों में लगा के इधर कर दो, पक्का। तो इसमें लगाएंगे तो y2 माइनस y1, y2 है x माइनस y1 कितना है 0 अपान में x2 माइनस x1
कितना है -2। इसी को हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 3/2 2 4 -4। देखो ये प्लस माइनस माइनस, 3 में 0 जाएगा 0, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस होगा। देखो बीच में गुणा है तो गुणा करने पे ये प्लस बनेगा। चलो आगे देखो, ये कितना आया x अपान में माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8। अब जरा देखिएगा, 8 तिरिक 24 -4 बराबर x, 6 चौके 24, x इक्वल टू -6। इधर ना दिख रहा हो तो x बराबर -6, इसको काट दोगे तो ये वैल्यू आएगी, ऑप्शन देखो 6 है, -6, वही आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? ठीक है ना। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी क्लास में करते वक्त, लेकिन अब समझ में आ गया होगा। चलो ध्यान से देखिएगा, x का 5/9, ठीक है ना, मिटाओ। आया है क्या? ये सबका आया है? बताना तो नहीं है, इसको कर लीजिएगा, तब इसको नहीं बताऊंगा। आगे देखिएगा, अगला एक पाइप, ये भी आया है, सबका आया, किसी को डाउट? पक्का ना? चलो अगला एक पाइप वाला हो गया। 28 मीटर ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर खंभा है, इतना उसकी छाया है। ध्यान से देखिए, ये बताना है। देखो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक। 28 मीटर, ध्यान से देखिएगा, 28 मीटर क्वेश्चन कह रहा है, 28 मीटर का एक खंभा है, इसकी छाया, छाया कहां पड़ेगी? जमीन में। कभी देखे हो खंबे की परछाई आसमान में ऐसे बनी हुई है? नहीं होता, जमीन पे ही बनता है। और छाया की लंबाई कितना दिया है? 19.2। अब कह रहा है अगर ये खंभा टोटल कितना होता? 52.5 मीटर होता, तो इसकी छाया, ये जो छाया है इसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है ना, यही पूछता है। देखिए लंब बटे आधार tan थीटा होता है, ठीक है ना, यही होता है कि आधार बटे लंब होता है, ठीक। लंब बटे आधार, लंब कितना है? 28/19.2। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखो, जब एक लंबाई दे और उसकी छाया दे, और फिर आपसे पूछ ले कि अगर इसकी लंबाई इतनी होती तो छाया कितना होता, या आपको छाया दे देता कि छाया इतना है, छाया मतलब परछाई, परछाई इतना है तो उसकी लंबाई कितनी होती, तो दोनों की वैल्यू समानुपात में होती है। यानी ये भुजा इस अनुपात में रहेगा, इस भुजा का अनुपात इसके बराबर होगा। समझ में आया? तो इसका और इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर होगा। तो पहला 28 बटे में इतना आया बराबर, ये वाली लंबाई है 52.5, और बटे में ये वैल्यू नहीं दिया, मैंने x मान लिया। पक्का? इसी का गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला 19 यहां जाएगा तो 52.5 गुणा में 19.2, x का गुणा करेंगे तो 28 गुणा में x, 28 इधर जाएगा तो अपान में 28। x की वैल्यू अब यहां से निकाल लेते हैं। चलो देखो ध्यान से देखते हैं, एक 0 हटाया तो नीचे 10 बना, यहां एक 0 हटाया तो नीचे 10 बना। 28 के टेबल में देखो कौन सी संख्या आएगी? 7 से काटिए, 7 चौके 28, 7 सता 49, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचा 25, ठीक। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 2 से काटेंगे 24, 24 और 15 का गुणा तो x बराबर 15 चौके 60, 15 दूना 30, 6 36, 360। अच्छा नीचे 10 भी है क्या? अच्छा एक 10 बचा है तो 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 36, अर्थात इसकी जो छाया होगी वो 36 मीटर की होगी। उम्मीद कर रहा हूं हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट? अगर मान लीजिए कोई वैल्यू ना दी होती, यहां थीटा दे देता, तो tan थीटा और थीटा की वैल्यू जो होगी उसका मान रखिए, पंक्षांतर करके इसकी x की वैल्यू यहां से निकाल लेते, हो जाएगा ना। हाँ आराम से इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो कभी भी ध्यान रखना, अगर साइन कॉस ऐसा दिखे तो साइन बटे कॉस या कॉस बटे साइन बोले तो वो tan या कॉट ऐसा ही बनता है, लेकिन उसमें एक सावधानी रखना। सावधानी क्या रखना? कि थीटा की वैल्यू सेम होगा तो ही होगा।
जैसे यहाँ 41 तो यहाँ भी 41 हो, यहाँ 51 तो यहाँ भी 51, या तो 49 हो या 39 पक्का। ये बात क्लियर हुई। अगर ऐसा नहीं तो क्या करेंगे, तो याद रखिएगा कभी भी कॉस और साइन अगर आपको दिया कोई भी थीटा का मान और दोनों थीटा को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री बन गया, कितना बन गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये होगा ए बराबर क्या होता है बी, ए की वैल्यू बी, ए बी के बराबर होगा। अब जरा देखिए मान लेते हैं ये ए हो गया ये बी हो गया, ए बी बराबर कब होगा, देखो ध्यान से, दोनों का अगर दोनों का योग ए बराबर बी प्लस ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही होता है। कभी भी ध्यान रखिए साइन और कास दे दिया और उनके थीटा का मान जोड़ने पे 90 डिग्री बना तो उसका दो केस बनता है, ए बराबर बी होगा और ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो अच्छा ये बताओ अगर 90 डिग्री दोनों है और ए बी जोड़ना है तो हमें ध्यान रखिएगा हम साइन का 90 डिग्री लेंगे और कॉस का 30 डिग्री लेंगे, पक्का। क्यों, क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना होगा 1 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा 1। अब देखो ए और बी बराबर हो गया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 और 1 डायरेक्ट लिखिएगा, टोटल 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक। यहां भी एक यहां भी एक कटेगा, एक यहां कटेगा, एक 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 जोड़ने पे 2 आया। और न कुछ समझ में आए तो अब एग्जाम सर पे है, किसी भी शिफ्ट में हो सकता है, बस इतना याद रख लो 41 59 दिखा और साइन खास रहेगा, बीच में प्लस करके अगर 2 बार लिखा 2 वैल्यू, 3 रहेगा 3 वैल्यू, 1 वैल्यू रहेगा तो 1 आंसर होगा। इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपका क्लियर चलेगा, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म यही, बाकी तरीका तो है कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, ये फार्मूले पे बनेगा, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्लियर हुआ ना। फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग एक्स माइनस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में समीकरण दे और मूलों का योग दे दे और मूलों का गुणनफल दे दे, तो ये जो फार्मूला यहां लिखा है ये फार्मूला डायरेक्ट आपको पता कराएगा कि वो समीकरण क्या बनेगा। चले ध्यान देते हैं, एक्स स्क्वायर, थोड़ा सर्दी जुकाम से फिर से परेशान हो गया हूं, ठीक है ना, ठीक नहीं हुआ फिर से शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब राजकाज है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग 1 दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में देखो उसमें लिखा है, ठीक है ना, मूलों का योग 1 है, लिखा है कि नहीं, तो 1 पीछे क्या है x माइनस मूलों का गुणनफल, क्वेश्चन में देखो -20 लिखा है कि नहीं लिखा है, -20 इक्वल टू 0। बस अब हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आगे कभी भी एक नहीं, अचर राशि के साथ एक वैल्यू नहीं लिखी जाती, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू 0, यही आपका समीकरण बना और यही आपका आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं, है एक लाइन का, लेकिन आइडिया न पता होने के कारण आप छोड़ के चले आएंगे, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। चले दीपक वो जी शुरू होगा। देखिए 13 वर्ष के लिए कितना उधार दिया है, 8800 रुपए उधार दिया। कपिल और कौन कौन है भैया, दीपक और दीपक ने जयचंद्र को दिया, वाह वाह, दीपक ने जयचंद्र को दिया। अरे यार इन लोगों का नाम क्या करेंगे, छोड़ो हटाओ। 12 वर्षों में 5500 और कुल ब्याज हाँ, चलिए आपसे पूछा होगा कि इसकी दर क्या होगी, यही पूछा है। चलो देखो ध्यान से देखेंगे, 13 वर्षों में इतना रुपए दिया। देखो ध्यान से देखिएगा, मूलधन है 8800 गुणा में कितने साल के लिए 13, रेट दर क्या है मुझे नहीं पता ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है पक्का, तो मैंने दर ले लिया R बटे में 100, करने में हमें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं, क्योंकि प्रतिशत है तो बटे में 100 हो जाएगा। इसका ब्याज और दूसरे धन का ब्याज दोनों जोड़ने पे इतना होना चाहिए 14432। तो अब दूसरा ब्याज देखिए,
मूलधन है प्लस लगाइए, इसका ब्याज निकलेगा। अब दूसरे का ब्याज 5500 गुणा में टोटल वर्ष है 12, रेट नहीं पता, आर और रेट दोनों जगह सेम है इसीलिए आर यहां भी आर वहां भी पक्का, और अपान में क्या करेंगे 100। ये किसके बराबर होगा 14432। अगर यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो खड़े होकर आंदोलन करना शुरू कर दे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं दिक्कत, पक्का ना? पहले साल का मूलधन आपको, अच्छा ये बताओ ब्याज निकलता कैसे है? मूलधन दर और वर्ष का गुणा करो, इसके बगल में गुणा करके बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत लगा रहता है। यही बताया है कि नहीं? फार्मूला पे जाओगे, मूलधन वर्ष गुणा दर बटे में 100, यही होता है। इसका ब्याज जोड़ने पे इतना आना चाहिए। आओ उड़ाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो फाइनल हुआ, इस 2 जीरो से ये जीरो कट गया। आइए हल करते हैं। 13 अट्ठे, हाँ पहाड़ा गलत मत बोलिएगा, 13 अट्ठे 104 और 10 114, और ये कितना आ गया आर, प्लस 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66 आर बराबर कितना आएगा 14432। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 6 4 10, देखो जी 0 और 4 4 और 4 और 6 10 का 0 1 कैरी, 6 1 7 और 1 8 और 1 1804 बनेगा। एक बार जोड़ लीजिएगा, R इक्वल टू 14432। प्यारे बच्चों 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 2 बार जाए? 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। अब हम इसका आंसर 8 देखेंगे, ऑप्शन में है क्या 8%? यदि है तो तुरंत थोड़ा सा चेक करेंगे कि सही 8 है या हम लोग गलत सोच रहे हैं। तो 8 का करेंगे, 4 अट्ठे 32, आगे अगर याद रखो आगे 0 हो तो कैरी वैरी नहीं होता, सब पूरा उतार दो। लास्ट में 32 क्या इसमें है? बिल्कुल है, यानी 8 ही बार में जाएगा। कंफर्म हो गया, 8% उसका दर होगा। क्लियर हुआ? किसी विद्यार्थी को दिक्कत आई क्या क्वेश्चन में? नहीं आई? क्लास में आप कर लिए थे, किसका किसका आ गया था? बहुत सुंदर। देखो आप लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ने में बहुत तेज हो, ठीक? मुझे भी थोड़ा पढ़ा देना। मैं चलने लायक ये क्वेश्चन शायद नहीं है। x 4 6 x 36 से विभाज्य है। अगली संख्या है y 8 6 9 z 0 6, किससे विभाज्य है? x प्लस वाई का अधिकतम मान है, अधिकतम 11 से ये विभाज्य। 8x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? चलो अधिकतम मान लेना है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर आपसे कह रहा है 36 से विभाज्य है तो हम क्या लेंगे? 9 चौके 36, यही होता है सर जी। 6 छाके 36, तो सेम वैल्यू लेने से थोड़ा सा कतराइएगा। अभाज्य मिले तो द बेस्ट, या तो अलग अलग वैल्यू लेना है पक्का। यानी ऐसी संख्या जो 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। 4 से वही संख्या कट सकती है जिसके लास्ट का 2 नंबर 4 के पहाड़े में आए, ठीक? या 4 से विभाजित हो, ऐसा समझिए। अगर 6 है, मैं यहां 8 कर दूं तो देखो 6 का टेबल अगर पढ़ूं, 4 का टेबल पढ़ूं तो 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 सते 28 कट जाएगा, 4 का हिसाब पूरा। और 9 से काटने के हमें अधिकतम मान लेना है इसलिए 8 लिया, 9 तो ले नहीं सकता था, पक्की बात है। अब हम क्या करेंगे? दूसरी चीज, 9 से कटना चाहिए, 6 4 10, 10 8 18, 9 से कट गया तो यहां x का मान, अब यहां 8 लिए तो 8 यहां लेना पड़ेगा, 9 तो नहीं ले सकते। अगर ये अलग होता तो ले लेते, अगर सेम वैल्यू है तो कैसे लेंगे? x यहां भी x यहां भी, तो अगर 8 हम यहां ले लें तो ये 9 से कटेगा ही नहीं, इसका मतलब 8 हम ले नहीं सकते। कंफर्म? किसी को दिक्कत नहीं? गुरुजी अगर यहाँ 4 ले लूं और यहां भी दोनों x है तो दोनों x की जगह मैंने 4 ले लिया। अब जरा देखो ये भी कट जाएगा 4 से, 4 एक कम 4, 2 आएगा 24 आता है। अब जोड़ो इसको, 6 4 10, 4 4 8, 10 8 18, 9 से कट गया कि नहीं? एकदम डन है कि x की वैल्यू कितना बनेगी? 4, x की वैल्यू निकल गई। अब आओ दूसरे इसको देखते हैं, 11 से कटने वाले को। यहां एक एक छोड़ के हमें लेना पड़ता है ना? हाँ चलो, तो ये बना y प्लस जेड प्लस 12। देखो
6 और 6 12 बना, ठीक है ना, ऐसे 6 6 12 y और प्लस में z बराबर 12। अच्छा ये बताओ इन दोनों को घटाने पे या तो 0 आए या तो 11 आए, यही दो केस होता है कि नहीं, आपस में घटा दे तो 0 आए या 11 आए। चलो तो इसको घटाया और दूसरा वैल्यू कितना आता है, देखो 9 और 8 17, 17 को घटाने पे आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 लेंगे तो ध्यान से देखिए 12 और 17 इन दोनों को आपस में घटाएंगे कितना आएगा, माइनस में 5, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 5, यही बनेगा, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, ये y और z है, मैंने x और y लिख दिया गलती से, ध्यान रखना। यानी y और z का मान जोड़ने पे हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। हमें बताना क्या है, इसकी वैल्यू हमें 5 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, तो 8 पंचे 40 और 40 में 5 जोड़ा 45, सॉरी 8 चौके 32, 32 में 5 जोड़ा टोटल कितना आया, 37। मेरा आंसर 37 आया। और जब मैंने ऑप्शन देखा तो 37 ऑप्शन में था ही नहीं है ऑप्शन में। तो अब हम दूसरा आइडिया क्या लगाएंगे, एक आइडिया छोड़े हैं या 0 वाला देखे, दूसरा क्या है, या तो 11 होना चाहिए, तो यहां पे मैंने कर दिया 11। अब दूसरा x y और z का मान दूसरा अब आएगा, उससे चेक करेंगे। तो अब जरा देखिएगा, या तो 0 हो या 11, 0 वाला चेक कर लिया ऑप्शन में नहीं मिला, अब 11 वाला चेक करूंगा, तो ये देखिए ये कितना, माइनस में 5, इधर जाएगा तो प्लस में 5, 11 और 5 कितना होगा, 16, ये आया y प्लस जेड बराबर 16। अगर y z का मान 16 हुआ, अब यहां देखो y z का मान 16 हुआ तो 8 गुणा 4, 8 चौके 32 प्लस 16, 6 2 8 3 1 4, कितना बना 48, और ऑप्शन में 48 है, और हम लोग आराम से स्माइल देके टिक लगाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, घबराना नहीं, आप अपने सिद्धांत और नियम को अपने साथ रखिएगा, आंसर आए या ना आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या और हम कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब कौन सा है, विभाजित है, 2 3 और 4 से विभाजित कट जाए और उनका क्या होना चाहिए, योग, और कितने अंकों की 2 अंक की, पक्का। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसका किसका आया है, कितना आया 432, नए वाले बल्कि तेज करेंगे क्योंकि अभी हाल में उनको ये चैप्टर मैंने पढ़ाया। देखो शर्त क्या है, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, शुरुआत 2 अंक से होनी चाहिए, यानी 1 से 9 तक नहीं लेना है, ठीक। और ऐसी संख्या लेना जो 2 के पहाड़े से कटे, 3 के पहाड़े से और 4 के पहाड़े से कटे, पक्का। और टोटल 2 अंकों की लास्ट तक लेना, यानी 99 के बाद नहीं जाना है। ऐसी जितनी संख्या मिलेगी उन संख्या को जोड़ देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन है। अब आओ नए वाले बच्चों जरा समझो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसके पहले जो तुम्हें पढ़ाया था। अच्छा बताओ, इन तीनों से वही संख्या कटेगी जो इसका एलसीएम होगा, पक्का। यानी 12 से कटने वाली संख्या पूरी तरीके से 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, 12, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 12 8 96। 12 का टेबल पढ़ो, 2 तक लेना, 3 अंक आए, 12 8 96, 12 9 108 भी कटेगा 2 3 4 से, लेकिन हमें 3 अंक नहीं 2 अंक, शर्त है कि हमें केवल 2 अंक लेना है। तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगा, 96। अब योग अगर बताना है तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा करो, यानी 96 प्लस में 12 बटे में 2, साथ में कुल पद मतलब टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को जोड़ो। अभी मुझे नहीं पता कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, पक्का मुझे नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में जितने के, अब 12 का टेबल पढ़ोगे तो हर संख्या के अंदर 12 12 की गैपिंग आएगी, और 12 का भाग करेंगे, 12 8 96, 8 आया। अब तुम इतना तो सोच सकते हो, 12 से पहले 2 अंक की कोई ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में आए, 3 के पहाड़े में, 4 के, 12 के पहले कोई नहीं है, अर्थात हमें कुछ नहीं घटाना, 8 है, तो इसी कुल पद की जगह हम किसका गुणा करेंगे, 8 का। 2 से काटा, 2 चौके 8, 96 और 12 कितना हो जाएगा, 108 गुणा में
4, 8 चौके 32, 4 एकम 4, 432 आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कर लेंगे सब लोग? बस ये तरीका ध्यान रखिए, कभी भी सम विषम कुछ पूछे, फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ के आधा कुल पद याद रखिए। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा देगा 3, 5, 7, 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, आपको दे दिया 328 तक, ऐसे आपसे योग पूछ लिया तो फर्स्ट एंड लास्ट बटे में 2, पहला काम कुल पद। अब बताओ ये 3 से शुरू है, 3 से पहले 2 का गैप है, 3 से पहले 1 आता है, यानी 1 नहीं लिखा गया है, पक्का। अब यहां देखना गैपिंग कितने कितने की है, 3 की गैपिंग है, 2 की गैपिंग, 2 की गैपिंग है। आप 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 3, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 164 बना, 164 बना। तो आप 164 में 1 घटाएंगे। 1 क्यों घटाएंगे? क्योंकि 2 से पहले अगर 2 कदम पीछे जाएंगे तो 1 आएगा। सब में 2 की गैपिंग चल रही है, ठीक है ना, तो उस 1 को घटाएंगे क्योंकि 1 लिखा नहीं। ये जो 164 है ये पूरा 1 से लेके 328 तक है। अब पीछे 1 नहीं लिखा गया, 1 घटा दो तो कुल पद 165 होगा। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, ये फर्स्ट है 3 और लास्ट है 328। इसी अच्छा एक यहाँ पे 163 विषम है, 1 घटेगा, हाँ ठीक है ना, घटाया नहीं था उसको घटा लेना। तरीका मैं समझा रहा हूं पुराने वाले बच्चों को। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कौन, मतलब मोटर वोट, मतलब ये आप समझ लीजिए कि नाव है और धारा की चाल, इन दोनों का अनुपात कितना है, 31 अनुपात में 6। अगर अच्छा ये बताओ, ये मोटर वोट है, ये धारा है, तो क्या मैं B प्लस यू निकाल सकता हूं, यानी नाव और धारा, ठीक है ना, B प्लस यू, नाव प्लस धारा। ना समझ में आए तो हिंदी में लिखो यार, नाव प्लस धारा और नाव ऋण धारा। अच्छा ये बताओ, जब दोनों साथ में चलेंगे तो दोनों के चाल का योग होगा कि नहीं होगा? दोनों के चाल का योग 31 और 6 37, और दोनों की चाल का अंतर कितना हो जाएगा, 31 में से 6 चला गया 25। ये क्या हो गया, इन लोगों का चाल क्या हो गया, चाल क्या हुआ, चाल क्या हुआ, चाल हुआ, पक्का। अब आपको पता है चाल का व्युत्क्रमानुपाती समय होता है, पता है कि नहीं? यानी जितना, ये कई बार बोला हूं कि अगर आपको टाइम ज्यादा अगर आप ले रहे हो इसका मतलब चाल आपकी कम है। अगर चाल आपकी ज्यादा है तो आपका टाइम क्या होगा, कम लगेगा। सिंपल सी बात, स्पीड में जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, धीरे जाओगे देर से पहुंचोगे। यही है चाल और समय, हमेशा चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। अब इनका अगर हम समय का अनुपात ले, प्यारे बच्चों अगर समय का ले तो 25 यहां आ जाएगा, 37 यहां पहुंच जाएगा, पक्का बन जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपसे बोला क्या है, कितना टाइम लगता है क्वेश्चन में? 4 घंटे 10 मिनट। कब लगता है? 4 घंटे 10 मिनट अनुकूल लगेगा। अनुकूल मतलब नाव प्लस धारा होता है कि नहीं? नाव प्लस धारा अनुकूल होता है कि नहीं? अनुकूल होता है। अनुकूल में 4 घंटे 10 मिनट लगा, तो इसको अगर मैं मिनट में बनाऊं तो 4 घंटे में 60 का गुणा कर दो प्लस 10, 6 चौके 24, 240 प्लस 10 यानी 250 मिनट लगेगा। 25 की वैल्यू आई 250 मिनट, यही है कि नहीं? अब 25 का भाग करेंगे तो कितना आया, 10। 37 की वैल्यू हो जाएगी 370। 370 होगी कि नहीं? 10 का गुणा, यार इसको काटा 10, इसी का गुणा इसमें किया, यानी इसमें विपरीत वाले में 370 मिनट लगेगा। 370 मिनट का मतलब ये हुआ कि गुरुजी आप 60 का भाग कर दीजिए तो घंटा और मिनट में वैल्यू पता चल जाएगी। 6 छाके यानी 6 सही 1/6, 6 सही मतलब 6 घंटे। 1/6 को मिनट में बदलोगे तो 60 का गुणा करोगे तो 10, यानी 6 घंटे 10 मिनट। 6 घंटे 10 मिनट। किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो खड़े होकर आंदोलन करना, फिर से समझाऊंगा। ऐसा कोई है क्या जिसको ना समझ में आया हो? एकदम सिंपल सा प्रोसेस है।
मोटर वोट अर्थात नाव की चाल दिया, और धारा मतलब जो पानी चलता है पानी की स्पीड दिया। नाव की चाल 31, धारा की चाल 6। जब आप धारा के साथ नाव चलाओगे तो नाव स्पीड में जाएगी, इसलिए दोनों चाल जुड़ेगा। तो दोनों को हमने जोड़ा 31 और 6, ये 37। जब अपोजिट धारा इधर चल रही है, तुम नाव इधर चला रहे हो, तो तुम्हें मेहनत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है ना, स्पीड भी कम होगा। तो दोनों को घटाएंगे, 31 में से 6 गया 25। और चाल का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात शुद्ध भाषा में उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात ये 25 हुआ और ये क्या हुआ 37। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि नाव प्लस धारा यानी अनुकूल में 4 घंटे 10 मिनट लगा, तो हमें इसे डायरेक्ट 25 से भाग करने में दिक्कत होगी, तो मैं मिनट में बना के तो भाग कर दूंगा। मिनट में बनाया 250, 25 का भाग किया, टोटल कितना आया 10, 10 का गुणा किया यानी विपरीत में 370 मिनट लगेगा। इसको अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 6 घंटे 10 मिनट आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम